दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुनो गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए EPS 1995 की पेंशन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं मिलवाती हूं आपको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से। दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम ही है, जो भी डेवलपमेंट होते हैं EPFO के बारे में या EPS के बारे में, वो हम आपको लेके आते हैं। और आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। और इस वीडियो में, जो हालांकि पुराने वीडियो का रेफरेंस है, ये 1 जून 2023 को निकला है। इसका नंबर है 1357 एंड इसमें इसका सब्जेक्ट है एप्लीकेशन ऑफ द वैलिडेशन ऑफ द ऑप्शन ऑफ द जॉइंट ऑप्शन, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन रिगार्डिंग, यानी आपकी पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाएगी, इसके रिगार्डिंग ये सर्कुलर 1/6 को निकला है। और 1/6 को जो सर्कुलर निकला है उसको हम देख लेते हैं। ये सर्कुलर आखिर कहता क्या है। ये देखिए, सर्कुलर कहता है कि प्लीज रेफर टू द सर्कुलर नंबर पेंशन डैश 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 9/5/2023 को जो इन्होंने सर्कुलर निकाला था, उस सर्कुलर में दिया गया था कि जो सर्कुलर सब्सिक्वेंट सर्कुलर, मतलब इसके बाद जो सर्कुलर आएगा, उसमें हम फॉर्मूला रिवील करेंगे। उसमें हम ये बताएंगे कि पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी। ये 9/5 के सर्कुलर में था। आपको याद होगा, इस पे हमने वीडियो बनाए हुए हैं। एक 9/5 का सर्कुलर निकला है, एक 11/5 का सर्कुलर निकला है। 11/5 और 9/5 के जो दोनों सर्कुलर थे, उनमें थोड़ा सा ही अंतर है। कुछ क्लॉज जो इंटरनल थी उनकी, वो 11/5 के सर्कुलर में खत्म कर दी गई थी। बाकी इसमें 9/5 का रेफरेंस दिया गया है। ये सर्कुलर 9/5 की डेट में जो सर्कुलर निकला था, उसका रेफरेंस इन्होंने दिया है। आप इसे अच्छी तरह से अपने वीडियो में थोड़ा बड़ा करके पढ़ सकते हैं। तो ये सब्सिक्वेंट सर्कुलर निकाल दिया है EPFO ने। और इसमें वो कहते हैं कि जो हमारा ये पेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, ये इस पे ये सर्कुलर निकाला गया है। इसमें 2 क्लॉज हैं। पहले में तो रेफरेंस दिया गया है, दूसरे में किस तरह कंप्यूटेशन होगा, इसका एक रेफरेंस दिया गया है। मैं आपको इसको थोड़ा सा ऊपर करके बताता हूं। ये हमारी जो EPFO की डायरेक्टर हैं, EPFO की जो रीजनल कमिश्नर हैं, मेरे ख्याल से ये EPFO की हेड भी हैं, अपराजिता जग्गी, इनका ही सर्कुलर है, इन्हीं के सिग्नेचर हैं। एंड आप देख सकते हैं, तो फॉर्मूला ये लगभग क्लियर है कि इन्होंने पॉइंट नंबर 2 पे बहुत क्लियर किया है। द केस फाउंड एलिजिबल फॉर द पेंशन ऑन हायर वेजेस वेयर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द पेंशन इज प्रियर टू 1/9/2014। 1/9/2014 से पहले वाले जितने भी लोग हैं, उनके लिए जो एवरेज बेसिक ली जाएगी, वो एवरेज मंथली पे ड्रॉन ड्यूरिंग द कंट्रीब्यूटरी पीरियड ऑफ सर्विस इन स्पान ऑफ द 12 मंथ प्रीसीडिंग टू द डेट ऑफ एग्जिट फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द पेंशन फंड। यानी जो लोग 1/9/2014 के पहले रिटायर हुए हैं और यदि उनकी एप्लीकेशन वैलिड पाई जाती है, तो उनके लिए 12 महीने की सेल का एवरेज लिया जाएगा बेसिक का। दूसरे पॉइंट पे ये कहते हैं, द केसेस फाउंड एलिजिबल फॉर द पेंशन फॉर हायर वेजेस वेयर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पेंशन इज पोस्ट 1/9/2014। 1/9/2014 के बाद के जितने भी लोग हैं जो रिटायर हुए हैं, उनके लिए जो एवरेज बेसिक ली जाएगी, एवरेज मंथली सैलरी ली जाएगी, वो 60 महीने का, रिटायरमेंट के 60 महीने पहले का एवरेज होगा। तो इस तरह हम ये समझ सकते हैं कि हमने जितनी भी कैलकुलेशंस की हैं आज तक, वो 60 महीने को मैंने जितने भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके बताया है आपको, आपकी कितनी पेंशन आएगी, वो सब, तो ये फॉर्मूला इन्होंने रिवील कर दिया है।
ओपन कर दिया है और इसमें लिखा है, लेकिन इसमें एक चीज लिखी हुई है, यह भी हमें समझना होगा। देखिए आप लोग कमेंट भले कुछ भी करें, लेकिन मैं सदैव आपको जो एक्चुअल जानकारी है वो बताता रहा हूं। कुछ लोग कह देते हैं कि हम चैनल चलाने के लिए कर रहे हैं ये सब। देखिए ये मेरा इंटरेस्ट है, मैंने पहले भी कहा कि मेरा इंटरेस्ट है और हम ये जानकारी देने का प्रयास करते रहते हैं। तो इन्होंने जो 2 नंबर पॉइंट पे लिखा है, इन दिस रिगार्ड द मैटर ऑफ द कंपटीशन हैज बीन कंसिडर्ड एंड इट हैज बीन इन्फॉर्म्ड दैट एज ऑफ नाउ the competition of pension will be in accordance with the provisions of the pension order 1995 as follows। यानी 12 महीने और 60 महीने का एवरेज लिया जाएगा 1/9/2014 से पहले वालों के लिए और बाद वालों के लिए 60 महीने का एवरेज। लेकिन इन्होंने लिखा है एज ऑफ नाउ, यानी आज के लिए। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जब लागू हो रहा है तब के लिए यही फॉर्मूला रहेगा अभी प्रेजेंट में। आगे की बातें, आगे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा है कि इसको आगे गवर्नमेंट चाहे तो कभी चेंज कर सकती है, तो वो एक भविष्य की बातें हैं कब क्या होगा। लेकिन आज की डेट में इन्होंने इस फॉर्मूले को रिवील कर दिया है। और अब मैं आप सबसे जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, देखिए हजारों लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उनको निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी अब एग्जैक्ट कैलकुलेशंस और उस पर दिए जाने वाला इंटरेस्ट वगैरह देख लें, उसको एकदम फाइनल कर लें, ताकि ईपीएफओ जो आपको दे और आप जो कैलकुलेट करें उसमें कुछ डिफरेंस ना हो और हम एग्जैक्ट इंटरेस्ट जमा कर सकें। क्योंकि इंटरेस्ट बड़ा हो जाता है तो इंटरेस्ट जमा करना, इतना बड़ा अमाउंट देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये अब दोनों ये चीज क्लियर हो गई है। ये ईपीएफओ का सर्कुलर है 1/6/2023 का। इसके बाद भी मैं 2 मिनट और लेके मैं आपको ये और बता देता हूं कि इसके बाद भी एक सर्कुलर ईपीएफओ ने 2/6 को निकाला है। उसमें भी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये 2/6 का सर्कुलर है, 2 जून 2023 का सर्कुलर है ये, एंड 135775 इसका नंबर है। एंड इसमें इन्होंने टाइमलाइन और स्क्रूटनी की बात की है, यानी बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट वे में adherence to the timeline of the scrutiny of the applications for validation of the joint option regarding, यानी हाँ बिल्कुल भी जो इन्होंने एक प्रक्रिया बनाई हुई है, किस तरह इन्होंने पहले जॉइंट ऑप्शन को किस तरह वैलिडेट किया जाएगा, वो फील्ड ऑफिसेस को भेजे जाएंगे जो भी रीजनल ऑफिसेस हैं, फिर रीजनल ऑफिसेस के जो फील्ड असिस्टेंट्स हैं वो उसको चेक करेंगे और चेक करने के बाद में हमारे पास एक डिमांड लेटर भेजेंगे, कम्युनिकेट किया जाएगा बाकायदा हमारे एम्प्लॉयर और हमको कि इनका इतना पैसा बनता है और उसके लिए बाकायदा हमारे लिए ये टाइम पीरियड दिया जाएगा, ये डिमांड लेटर दिया जाएगा, टाइम पीरियड दिया जाएगा उसको करेक्ट करने के लिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक और विद इन 20 डेज आपको, जब यदि कोई एप्लीकेशन है और उसको स्क्रूटनी कर ली गई है और उसमें कोई एबनॉर्मलिटी पाई जाती है तो उसको विद इन 20 डेज एप्लीकेशन के रेसिप्ट होने पर डीलिंग असिस्टेंट उसको उसमें करेक्शन के लिए एम्प्लॉयर और आपको दोनों को कहेगा राइटिंग में। तो इस तरह ये भी अब राजिता जग्गी का ही ऑर्डर है और लेटर है। इस तरह ईपीएफओ की तरफ इन्होंने एक और ये हाथ बढ़ाया है और अब धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होती जा रही है कि हमारी पेंशन लगनी शुरू हो सकती है और जल्दी हो जाएगी। ये 1 जून और 2 जून के सर्कुलर ये बताते हैं कि एक तो ये टाइमलाइन जो इन्होंने दी है कि किस तरह टाइम दिया जाएगा, 3 महीने का टाइम दिया जाएगा वैलिडेशन के लिए और एम्प्लॉयर उसको। तो इस तरह अब हम निश्चिंत होके ये कर सकते हैं कि हमें 60 महीने का, तो देखिए इसलिए हमें देना ही पड़ेगा क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट भी कन्विंस हो गया है इस पे कि 60 महीने का हमें अभी एज ऑफ नाउ फिलहाल लेना होगा। तो कुल मिला के ये है, आप इस पे अब अपनी तैयारी कीजिए कि आपको कितना पैसा जमा करना है। बिना अपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा लीजिए, अपनी बेसिक वगैरह देख लीजिए, जिससे आप जब ईपीएफओ आपको देगा या कुछ एम्प्लॉयर नहीं दे रहे हैं, जब ईपीएफओ आपको देगा तो आप अपना मैच कर सकें और मैच करके अपना रिजल्ट सही निकाल सकें। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया था और स्पेशली 1 जून 2023 का सर्कुलर है और स्पेशली जो इन्होंने फॉर्मूला रिवील किया है वो बहुत क्लियर है। क्योंकि इन्होंने, देखिए एक चीज और मैं बताना चाहता हूं इसी सर्कुलर में कि डाउट ये था हमें
कि ये एवरेज बेसिक चेंज कर सकते हैं, जैसा कि बीच में आया था कि एवरेज बेसिक चेंज की जा सकती है। बाकी जो फॉर्मूला है पेंशनेबल सर्विस इनटू पेंशनेबल सैलरी डिवाइडेड बाय 70 और जो 2 साल का बोनस मिलता है वो अपनी जगह है और वो अपनी जगह इंटैक्ट है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। केवल यही 2 चीज इन्होंने निकाली है। इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला है वही रहेगा, पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसका सुनने के लिए। आप अपना ध्यान रखिए। आज की यह इस वीडियो चैनल को आपको सब्सक्राइब कैसी करिए, लगी आपको ऐसी कमेंट करके इन्फॉर्मेशन जरूर मिलती बताएं ताकि रहेंगी। मैं इसमें सुधार बहुत कर बहुत सकूं। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।